चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह, जिनके पास 2.5 दशक का मार्केट का तजुर्बा है। देश के जाने माने फंड मैनेजर्स में जाने जाते हैं और इनका एक स्मॉल कैप फंड जो है वो अब देश के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक है। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इस समय मार्केट में क्या थोड़ा पैसा मिड और स्मॉल कैप से निकाल कर थोड़ा लार्ज कैप में लगाया जाए। ये सवाल काफ़ी टाइम से वैसे पूछा जा रहा है, आई एम श्योर, लेकिन फिर भी मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या इन लेवल्स पर एक सेंस बनती है कि थोड़ा लार्ज कैप का कंफर्ट लिया जाए? अनुज जी, ऐसा है कि मतलब कोई फोर्स्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर देर इज रैशनल अगर केस बनता है वह कहीं कुछ ऐसे लार्ज कैप्स है जहाँ पे आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, या मार्जिन एक्सपेंशन या जो भी है, उसकी एक अपॉर्चुनिटी आपको बेहतर दिखाई दे रही है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर मिड कैप्स, तो या स्मॉल कैप्स, तो मुझे लगता है डेफिनेटली करना चाहिए। तो हमारा रुझाव इसी तरह से रहता है कि हम देखते रहते हैं कि मतलब लार्ज कैप्स में भी अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, इट कुड बी इन एनी सेक्टर फॉर दैट मैटर, और अम, अ, अगर वो शायद किसी मिड कैप या स्मॉल कैप से ओवरऑल बेटर लगती है, तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। बट ऐसे जरूरी नहीं है, सेफ्टी के लिए मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए, बट आई थिंक इफ इट इज इन जनरल अ बेटर अपॉर्चुनिटी, तो यस, व्हाई नॉट। ओके। इस समय फिर ताहिर जी, आप कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि पैसा तो लगातार आ ही रहा है म्यूचुअल फंड्स को, और एक क्लियरली इस समय सब एक्विटीज ही चेज कर रहे हैं। तो आप कहाँ इस समय फ्रेश पैसा लगा रहे हैं? नहीं, तो देखिए, जो अभी जो नीति रही है फॉर द लास्ट 3 to 6 मंथ्स के, अगर हम बारबेल अप्रोच के हिसाब से अगर चलते हैं, तो वैल्यू और ग्रोथ दोनों एंड्स पे हम ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस तरीके से एक पोर्टफोलियो में बैलेंस लाने की भी एक बैलेंस की भी एक फाउंडेशन बन जाती है। आई थिंक अभी रिसेंटली जो हमने कुछ सेक्टर जहाँ पे हमने थोड़ी और ज्यादा वेटेज बढ़ाई होगी, वो है टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी। वो एक दो ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे हमने कुछ वैल्यू हमें नजर आई है। वहाँ पे भी हमने कुछ हद तक परफॉर्मेंस देखा है, और शायद वहाँ पे भी अब वैल्यूएशंस इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन फिर भी आई मीन कंपेयर टू सम ऑफ द अदर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट ऑन अ रिलेटिव बेसिस, वो फिर भी हमें अपील करता है। तो आई थिंक दैट इज वेयर कुछ ज्यादा कुछ इंक्रीमेंटल निवेश वहां पे ही ज्यादातर हमने डायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा ताहिर जी, इस वक्त पूरा बाज़ार इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट होते हैं, वो निफ्टी बैंक की इस आई थिंक बहुत ही कोल्ड बिहेवियर से परेशान है। बैंक्स क्यों नहीं चल रहे हैं? अब हमने लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स देखे, और आपका व्यू क्या है? और स्पेशली ये जो 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 ये साइडवेज मूवमेंट है ना, ये और खल रहा है एक ऐसे उस समय में जब एनबीएफसीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। आपका व्यू क्या है रेट सेंसिटिव्स में, फाइनेंशियल्स में? इस वक्त एनबीएफसीज पे आपका दाव है या फिर बैंक्स पे आपका दाव है? बैंक्स में भी मिड कैप बैंक, लार्ज कैप बैंक, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयूज, क्या व्यू है आपका दोनों ही धड़ों पे इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, फाइनेंशियल्स में एट एन एग्रीगेट लेवल, स्पेशली अगर बैंकिंग की बात करें या लेंडर्स की बात करें, तो बैंकिंग के अंदर बेसिकली एट वन लेवल मेन इश्यू मुद्दा मार्केट के सामने जिसके कारण आजकल री रेटिंग रुकी हुई है, इज बेसिकली आपके जो डिपॉजिट्स की किल्लत जो है, और डिपॉजिट्स की जो कॉस्ट है, उसको लेके हुए हैं। अगर जैसे जैसे वो एड्रेस होती जाती है, और उसके ड्राइवर्स अभी वेरी क्लियर नहीं है कि क्या ऐसा सिस्टम में चेंज होगा, as a result of which deposits will start becoming better for the banking system as a whole। लेकिन मुझे शायद फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि द प्रेशर जो पिछले 12 से 18 महीने के बीच में रहा है फॉर द बैंकिंग सेक्टर एज अ होल, एंड कुछ स्पेसिफिक रीजन भी रहे हैं उसके लिए, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल टू द सेक्टर। आई थिंक वो थोड़े बहुत कम होते जाएंगे, और उससे जो प्रेशर है वो भी थोड़े थोड़ा आगे जाके थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। तो वो एक ड्राइवर हो सकता है, एक ट्रिगर हो सकता है फॉर ओवरऑल वैल्यूएशंस टू स्टार्ट मूविंग अप। हालांकि उसके अंदर फिर अगर हम प्रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पिछले कुछ रीडिंग हमारा ये रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज रिलेटिवली
मोर प्रेफर्ड कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को जो एक लेवरेज मिलना था एज अ रिजल्ट ऑफ उनका जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज रहता है स्ट्रॉन्गर रहता है, वो उन्होंने ऑलरेडी पिछले 12 महीने में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे या हाई थे, तब उन्होंने अपना ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर लिया है और कुछ हद तक अभी वो डिफरेंशियल या वो एडवांटेज उनके फेवर में अभी है नहीं। दूसरी बात ये है कि हम शायद आने वाले दिनों में रेट कट की पॉसिबिलिटी अब बढ़ती जा रही है ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। अगर वो होता है तो शायद वो जो रिलेटिव डिफरेंशियल है उनके लिए एडवांटेज जो बना रहा वो शायद अब न रहे। तो इसलिए आई थिंक एक हद तक प्राइवेट बैंक्स हमें ज़्यादा पसंद है एट दिस स्टेज। वैल्यूएशन में भी जो एक डिफरेंशियल था या गैप थी वो भी अब नैरो हो चुकी है और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों बकेट्स में लगभग सी सिमिलर दिख रही है। तो आई थिंक विद इन बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और कुछ हद तक अगर हम उम्मीद करें और रेट कट्स की संभावना अगर बढ़ती जाती है और रेट कट्स इवेंचुअली आ जाते हैं तो आई थिंक कुछ हद तक एनबीएफसीज के लिए भी पर भी थोड़ा उस पे भी अटेंशन रखना और उस पे भी थोड़ा आइडिएशन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नई आइडियाज यहाँ पे भी हम ला सकें। सो आई थिंक एनबीएफसीज एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दैट इज वेयर probably the opportunity lies or the game lies. अच्छा, जहाँ पे ताहिर जी पैसा काफ़ी बन चुका है और प्राइस अप्रिशिएशन मल्टीपल टाइम्स, आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ MCX, मतलब एक साल में ये 1500 रुपये का स्टॉक आज 5100 रुपये का है। मैं एक्सचेंजेस की तरफ आ रहा हूँ, डिपॉजिटरीज पे आ रहा हूँ, यहाँ पे पैसा अच्छा बना। क्या ये वक्त है अभी कुछ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का, या फिर यहाँ पे जिस प्रकार की अर्निंग्स लाइंड अप हैं अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए वो इस प्राइस को मैच कर लेंगे? आपका व्यू इस वक्त? नहीं, डेफिनेटली आपका कहना सही है कि अब ये कुछ जो हम नॉन फाइनेंशियल्स नॉन लेंडिंग वाले जो फाइनेंशियल्स थे उस पे पिछले साल हमने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन रखा, उसका वेटेज भी हमने बढ़ाया, उससे हमें बेनिफिट भी हुआ है। फिर उसके बाद एक ऐसा फेज भी आया जहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स को करेक्ट भी होते हुए देखा, कैपिटल मार्केट्स से जुड़े हुए जो रिलेटेड स्टॉक्स है, चाहे वो ब्रोकर्स हो, वेल्थ मैनेजर्स हो, एक्सचेंजेस हो, स्पेशली इन द अर्ली पार्ट ऑफ 2024 हमने वहाँ पे एक करेक्शन भी देखा। और सब्सिक्वेंटली जब कुछ हद तक वैल्यूएशंस वहाँ पे थोड़े कंफर्टेबल हो गए और जो रेगुलेटरी चैलेंजेस थे वो इतनी ज़्यादा उभर के नहीं आई जितनी मार्केट को शायद शंका थी। आई थिंक वो कुछ हद तक वापस वंस अगेन इन द लास्ट 2 मंथ्स ये स्टॉक्स रिकवर भी हुए हैं। तो आई थिंक अब जो सिचुएशन बन रही है वो लगभग एक नो जोन में ये स्टॉक्स चले गए हैं। ग्रोथ स्टिल रीजनेबली डिसेंट, वैल्यूएशंस कुछ हद तक आगे निकल चुके हैं। सो आई थिंक एक आधा फुटप्रिंट हम बना के रख रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ओवरवेट पोजीशंस बना के रखी थी स्पेशली पिछले साल या स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, तो हम अब थोड़ा कॉशियसली वहाँ पे चल रहे हैं। हालांकि वहाँ पे पोजीशनिंग जरूर है लेकिन हमारी जो एक्सेस वेट है वहाँ पे हमने उसको थोड़ा बहुत वेट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश की है। ओके अच्छा ताहिर जी, अब इस समय एक ऐसी स्पेस जिसने बहुत पैसा बनाया उस पर क्या व्यू है? डिफेंस, आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक्स हैं क्या, और अगर हैं तो इस समय आप क्या व्यू ले रहे हैं वहाँ पर? सो अभी देखिए अनुज जी, एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जैसे हम सबको पता है कि द अपॉर्चुनिटी इज स्टिल प्रीटी लार्ज एंड अट्रैक्टिव है। सो मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि हमारे पास पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी खासी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स। लेकिन ये जो हमने एक बड़ी वाइड स्प्रेड रैली देखी है अक्रॉस ऑल कंपनीज, अब शायद वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हो सकती है आगे जाके। ऑलवेज बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस बनते हैं मार्केट में जहाँ पे एक सेक्टर पे अगर बहुत ज़्यादा अटेंशन होता है तो सभी स्टॉक्स वो सेक्टर के अंदर उनकी वैल्यूएशंस बढ़ जाती है। बट सेकंड फेज जब आता है तब मेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज, या अलग अलग साइकिल्स आपके सामने मैनिफेस्ट होती है तो आपको उनको थोड़ा डिफरेंशिएटेड तरीके से देखना जरूरी हो जाता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। जो 4-5 इम्पोर्टेंट फ्रंट लाइन डिफेंस कंपनीज है जो हमारे पास भी हैं, उनकी ओनरशिप अब इन सब में इन
बहुत सब में, लगभग सभी में हमने देखा है कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है या मार्जिन्स है, वो डेकेडल हाईज पे चली गई है। और ऐसी मार्जिन स्ट्रक्चर बहुत सालों में हमें देखने नहीं मिली है। तो आई थिंक और टॉप लाइन की जो प्रक्रिया रही है वो लगभग करीब करीब सिमिलर है कंपेयर टू व्हाट इट हैज बीन इन द पास्ट। अब जब हम असेसमेंट करते हैं तो बेसिकली ये है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशन शायद बेटर हो सकता है, या मार्जिन्स को रिटेन करने में उनको आसानी होगी। आई थिंक दोज आर देन इन दैट बकेट, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू द अदर्स। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट, मुझे लगता है कि यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि डिफेंस में हर एक स्टॉक चल जाएगा। आई थिंक इट विल बी लॉट मोर ग्रैन्युलर, इट विल डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल कंपनीज, हाउ डू दे execute, and that is where we are trying to pay more attention going forward. अब क्योंकि एक और टॉपिक जो डिस्कशन में है वो रेट कट, आईटी स्टॉक्स में कितनी रैली आपको लग रहा है फैक्टर्ड इन है अब इस समय, और कितना अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्मेंस हो सकती है? नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि हमने आईटी पे थोड़ा और पॉजिटिव व्यू हम डेवलप करते जा रहे थे ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स, और उसका शायद हमने नतीजा भी देखा है। एंड वी सीन वैल्यूएशंस गो अप। तो जैसे आई स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि प्रेफर्ड सेक्टर जरूर है, लेकिन वैल्यूएशंस आर नॉट एज कंफर्टेबल एज व्हाट दे वर। हालांकि इट्स ऑल रिलेटिव नाउअडेज। तो अभी कुछ ऐसे अगर सेक्टर्स है जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है और जहाँ पे और भी ज्यादा वैल्यूएशंस ऊपर है, तो शायद रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी स्टिल में होल्ड अप बेटर। इस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक रेट कट्स ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। बहुत सारी ऐसे ग्रोथ सेक्टर्स है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स है, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, वो थोड़े बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम में डेफिनेटली उनकी वैल्यूएशंस को सपोर्ट मिल जाता है। आई थिंक समथिंग सिमिलर कैन हैपन इन द टेक सेक्टर एज वेल गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली अगर ग्लोबल जो हम समझ रहे हैं और पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स की नीचे आने की संभावना डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। एंड ये भी है कि साथ में अलोंग साइड इंटरेस्ट रेट ड्रिवन वैल्यूएशंस का एडवांटेज मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 इयर्स में शायद जो ग्रोथ साइकिल है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो आई थिंक हम टेक्नोलॉजी को अब सिर्फ डोमेस्टिक स्टैंड पॉइंट से ही नहीं देखते, आई मीन ग्लोबल स्टैंड पॉइंट से ही नहीं देखते हैं। वी आर नाउ स्टार्टिंग टू सी लुक एट टेक्नोलॉजी एज अ मोर ब्रॉडर प्लेटफॉर्म। लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का लेवरेज कंज्यूमर या फाइनेंशियल सर्विसेज उन पे देख सकते हैं, एंड स्पेशली एंड फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट ऑल्सो जो कंटिन्यूइंग आईटी सर्विसेज वगैरह है, और कुछ ऐसी कंपनियां जो शायद नए ट्रेंड्स जो है एआई, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा का बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो आई थिंक एक होलिस्टिक व्यू भी टेक्नोलॉजी पे लेने की जरूरत है, नॉट ओनली कन्फाइंड टू आईटी सर्विसेज। बट आईटी सर्विसेज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक सिक्लिकल रिकवरी ऑफ ग्रोथ आ सकता है, और शायद उसके साथ साथ देखिए ये हमेशा से ये कंपनियां फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल पर्सपेक्टिव, आप सबको पता है दे हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। तो एक एनवायरनमेंट जब ग्रोथ का सामने दिखता है तो वैल्यूएशंस डू ट्रैवल अ लिटिल फर्दर, और दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। अच्छा बताइए जी, क्योंकि आईटी की बात हुई, जब ग्लोबल सेटअप की बात हो ही गई है, मेटल्स पर आपकी रीडिंग क्या है? आप लोगों ने कितना परसेंटेज यहाँ पर डिवोट कर रखा है मेटल्स को? क्योंकि मेटल्स फ्रेंकली स्पीकिंग इस CY24 के इस पूरे फर्स्ट हाफ में, इवन आई थिंक जुलाई अगस्त में भी साइडवेज स्लाइटली विद नेगेटिव बायस रहे हैं। मेरे ख्याल से 6-7 महीने कंसोलेशन के नाम रहे। वो मूव जो ड्यूरिंग आई थिंक यूक्रेन रशिया वॉर जब ट्रिगर हुई थी मिड ऑफ 22 में जो शुरू हुई थी, वो सबसे बड़े कंसोलेशन के फेज में गुजर रहा है इस वक्त। मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? सो देखिए, मेटल्स में हमने बहुत ज़्यादा मतलब पोर्टफोलियो में वेटेजेस हमने रखे नहीं हैं। हमने पिछले एक आध या लगभग मैं कहूँगा 2 साल से हम जहाँ पे मेटल प्रॉक्सीज के रूप में हमारा जहाँ पे फोकस रहा है वो कन्वर्टर्स पे ज़्यादा रहा है। और प्योर मेटल ओरिएंटेड कंपनीज में कुछ हद तक एल्यूमिनियम को हमने प्रेफर किया है। देखिए अभी पिछले 6-8 महीने में या 1 आध साल में मैं कहूँगा कि जो
कमोडिटीज या मेटल कमोडिटीज में जो हमने ट्रेंड देखी है वो ये है कि स्टील फॉर एग्जांपल जो ग्लोबली एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, वहां पे मतलब थिंग्स हैव बीन लॉट मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू स्टील, वो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी नहीं है। तो फैक्टर्स जो इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो टू सम एक्सटेंट आर सिमिलर, सम एक्सटेंट दे आर आल्सो डिफरेंट, बट बेसिकली जैसे हम चाइना के प्रभाव के बारे में हमेशा बात करते हैं, जो मेटल्स के बारे में बात करते हैं, तो चाइना के स्लोडाउन का प्रभाव शायद स्टील पे ज्यादा रहा है। एल्यूमिनियम और कॉपर और जो बाकी सब निकल वगैरह जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज है उस पे ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हैज बीन देयर ऑन दीज एक्सचेंजेस और एज लाइक एनी अदर फाइनेंशियल एसेट्स, तो उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वहाँ पे दिखाई दिया है। एंड शायद कुछ ये सेगमेंट ये जो नॉन फेरस मेटल्स है उनका डिमांड शायद कंजम्पशन से थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इवन फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव इतनी ज़्यादा हमें वीकनेस नहीं दिखाई दी है। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा रहा, बट वहाँ पे भी हमने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखी है और ऐसा कोई अब यू नो प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से देखे या एल्यूमिनियम की प्राइस देखे या कॉपर की प्राइस देखे तो लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपसाइड अब शायद नज़र आ रहा है एट दिस स्टेज। एंड स्टील की बात करें तो स्टील में अभी भी जो जो कैपेसिटी का इन्फ्लुएंस है स्पेशली कमिंग आउट ऑफ चाइना, उसका असर कंटिन्यूज टू रिमेन। सो एक बहुत एक्साइटिंग स्पेस ही रही है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में हमने ज़रूर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश की। ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे आपने हमसे खुल के बातचीत की, अपना व्यू शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया।